जो हम लोग को बेसिक स्टेट्स बताई जाती हैं, जो हम लोग को कॉमन स्टेट्स बताई जाती हैं, वो तीन होती हैं। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों चीजें, ये तीनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सॉलिड ऑब्जेक्ट, लिक्विड ऑब्जेक्ट या सॉलिड मैटर, लिक्विड मैटर और गैसियस मैटर जो होता है, ये हमको नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे भी मिल सकता है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? जो इस समय टेम्परेचर हम लोग के कमरे का है या बाहर के एटमॉस्फेयर का है, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये तीनों जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, ये नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे मिल सकती हैं। लेकिन दो और स्टेट्स होती हैं जो नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे नहीं मिलती। वो दो स्टेट्स क्या हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। जिसको आता है, अगर वो इस वीडियो को प्रीमियर देख रहा है, लाइव देख रहा है, तो अभी तुरंत मैसेज करे, तुरंत टेक्स्ट करे, तो मैं बताता हूं इसके बाद क्या है। चलिए ठीक, तो मैं बताता हूं कि बाकी दो स्टेट्स क्या होती हैं। तो बाकी दो स्टेट्स जो होती हैं, वो एक होती है प्लाज्मा, ठीक है, एक क्या होती है प्लाज्मा, और एक होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन या आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। ये दो ऐसी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं जो हमेशा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे, एक्सट्रीम प्रेशर पे ही हम लोग इसको ला सकते हैं। एक प्लाज्मा और दूसरी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा जो स्टेट ऑफ मैटर है, ये बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलती है। कैसे मिलती है? बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर को लाने के लिए हमको लेजर का यूज करना पड़ता है, हम लोग को कुछ स्पार्क्स का यूज करता है। जब हम लोग स्पार्किंग करते हैं, जब स्पार्किंग क्रिएट होती है, तो वहां पे प्लाज्मा जनरेट होती है। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग भी एक होती है, एक वेल्डिंग होती है। वेल्डिंग आपको पता है ना, जब मेटल को ज्वाइन करते हैं, तो मेटल को ज्वाइन करने का जो तरीका होता है, दैट इज कॉल्ड वेल्डिंग, ठीक है। तो प्लाज्मा वेल्डिंग एक होती है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो ये आपको पता चला, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे हम लोग इसको अटेन कर सकते हैं। और ये उसका उल्टा होता है, कंडेंसेट मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो जब हम लोग किसी भी चीज को एक ऐसा मैटर विच कैन बी ऑब्टेन्ड एट अ वेरी लो टेम्परेचर, दैट मैटर इज कॉल्ड बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। लेकिन हम लोग को जो पढ़ना है क्लास 9th लेवल पे, इस पे भी बहुत ज्यादा नहीं जाना। ये सन के पास भी मिलता है, प्लाज्मा देखेंगे तो सूरज के पास भी मिलता है, ठीक है। ये मेन प्लाज्मा का काम ये होता है कि जो गैसेस होती हैं उनको आयनाइज कर देता है। इसीलिए आयनाइज्ड गैसेस को भी हम लोग क्या बोल देते हैं, कभी कभी प्लाज्मा बोल देते हैं। हम लोग को मेन जो पढ़ना है, वो पढ़ना है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो देखिए, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है और गैस क्या होता है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होगा। टर्म आपने बहुत पहले भी सुने होंगे कि सॉलिड कैसी चीज होती है, लिक्विड कैसी चीज होती है और गैस कैसी चीज होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग को कुछ पार्टिकल्स के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास मान लीजिए एक सॉलिड है, तो इसके अंदर आपको पता है बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। और पार्टिकल्स जो सॉलिड में होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत पास पास अरेंज होते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि सॉलिड कैसे अरेंज, सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे अरेंज हैं, बहुत पास पास, बहुत क्लोज हैं। दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्यों क्लोज होते हैं? क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। आपसे अगर बोला जाए, अब देखिए, सॉलिड की सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी ये होती है दैट इज इट हैज फिक्स्ड शेप। इसका शेप कैसा होता है? फिक्स्ड। शेप फिक्स होता है, साइज फिक्स होता है और वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। वॉल्यूम तो आप लोग ने पढ़ा होगा, अलग अलग चीजों का अलग अलग वॉल्यूम होता है, ठीक है। यूनिट अगर बात करी जाए वॉल्यूम की, तो क्या होती है, ये भी आप लिख के दिखाइए कमेंट बॉक्स में, हमको, हम बताएंगे नहीं इसको। अब ये हमारे पास जो दिखाई पड़ रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या है? ये इस सॉलिड में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब ये कितने हैं? ये इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हमको पढ़ना है कि इनका साइज कैसा होता है। तो ये बहुत ही छोटा साइज होता है। कल मैंने आपको एटम्स का साइज बताया था, ठीक है। तो उसी एटॉमिक साइज के बराबर ये पार्टिकल्स का साइज होता है। ये जब बहुत पास पास होते हैं, अब ये देखिए, सॉलिड में क्या होते हैं, सॉलिड में इन दोनों पार्टिकल्स, सभी पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो फोर्स लग रहा है, जैसे मान लीजिए ये पहला पार्टिकल, ये दूसरा पार्टिकल, ठीक। तो ये दोनों आपस में चिपके हुए क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए वो क्या है, वो आपस में चिपके हुए हैं। तो सॉलिड में पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, दे हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम इज आल्सो फिक्स्ड। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे बिकॉज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स in solids are very high. They have very high intermolecular force of attraction
अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, उसकी वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, देखिए जो स्पेस आपको दिखाई पड़ रही है छोटी सी, ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, बहुत छोटी सी, बहुत कम होती है। अब और बातें समझनी है हमको, तो सबसे पहले आपने देखा फिक्स्ड शेप एंड साइज था। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है, ठीक है, वो क्या है, बहुत कम है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, वह बहुत ही कम है, तो बहुत स्मॉल है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी स्मॉल। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करी जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की बात करी जाएगी तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। ठीक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, और वो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। और बात करेंगे, अब ये बताइए क्या ये पार्टिकल्स अपनी जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो आंसर है इसका नहीं। क्यों? क्योंकि ये बहुत पास पास सटे सटे हैं, बिल्कुल अगल बगल बैठे हुए हैं। क्योंकि अगल बगल बैठे हुए हैं और रास्ता है ही नहीं जरा भी चलने के लिए, तो क्या चल पाएंगे, नहीं चल पाएंगे। और जब कोई चीज चल नहीं पाती है, इसका मतलब इनका मोशन नहीं होगा, और क्योंकि मोशन नहीं हो रहा है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो। काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी बहुत ही कम होगी, या ये कह सकते हैं देयर काइनेटिक एनर्जी विल बी अप्रोक्सीमेटली जीरो। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ा, मान लीजिए इसको हमने गर्म कर दिया, हमने फ्लेम नीचे लगाई और क्या कर दिया, इसको गर्म कर दिया, तो ये मोशन तो नहीं कर पा रहे थे, तो ये क्या करते हैं, अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेशन करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे क्या करने लग जाते हैं, वाइब्रेशन करते हैं। और उन वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अचानक से टूटने लग जाते हैं। अब मतलब जो बॉन्ड होती है इनके बीच में वो ब्रेक होने लग जाती है, और जब वो ब्रेक होती है तो सॉलिड किस में बदल जाता है, सॉलिड बदल जाता है लिक्विड में। तो आपको पता चला कि सॉलिड पहले किस में था, सॉलिड कैसे चेंज हुआ लिक्विड में, बाय इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। कैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, फ्लेम यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज हम लोग यूज कर सकते हैं, और हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपने थोड़ा टेम्परेचर दिया और वो लिक्विड में चेंज हो जाए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, और उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उससे पहले मैं आपको बता दूं ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, कोई भी बॉडी, मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, ये अभी रेस्ट पे था, ये अभी रुका हुआ था, ठीक। जब कोई बच्चा रुका रहता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। लेकिन इसी बच्चे ने दौड़ना स्टार्ट कर दिया, बहुत तेज दौड़ रहा है, इस बच्चे ने बहुत तेजी से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। मान लेते हैं बच्चा स्पीड ऑफ लाइट से दौड़ने लग गया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, या स्पीड ऑफ साउंड से दौड़ रहा है 340 मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से बच्चा दौड़ रहा है। तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी आ गई, या ये कह सकते हैं कि ये बच्चा एक एनर्जी ऑब्टेन कर लेगा, दैट एनर्जी वुड बी कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। यहां पे आप देख रहे हैं क्योंकि मोशन नहीं हो पा रहा था, जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पे रुके हुए हैं, इसलिए इन पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली जीरो है। अप्रोक्सीमेटली क्या है, जीरो है, या कह सकते हैं नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी है। अब देखिए, तो ये बात आपको पता चली इतनी। इसके बाद हमको 2-3 बातें और करनी होती है रिजिडिटी की, ठीक है। एक होता है रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है ये भी जान जाइए। तो रिजिडिटी का मतलब होता है द शेप, जो इसका शेप है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन विद सेम शेप, ठीक है। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी नॉट टू चेंज इट्स शेप बाय द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। हमने इस बॉडी पे क्या किया, हमने इस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया। जैसे मान लीजिए ये है, हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, हम कितना भी इस पे फोर्स लगा दें, क्या इसका शेप चेंज होगा, क्या ये टेढ़ा हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। इसका मतलब क्या है, दिस ऑब्जेक्ट इज रिजिड, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, रिजिड है, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट रिजिड होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं सॉलिड। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग अलग चीजें भी आपको मिलेंगी। 2 तरीके के रिजिड ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, 2 तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं सॉलिड में, एक होता है इलास्टिक और एक होता है इनइलास्टिक, ठीक है। तो कुछ हो सकते हैं कि बिल्कुल ही रिजिड हो, और कुछ हो सकते हैं कि थोड़े बहुत इलास्टिक हो। जैसे आप रबर बैंड देखेंगे, आप स्टील देखेंगे, ठीक है। स्टील क्या होता है, स्टील मोस्ट इलास्टिक मटेरियल है, तो वो भी, लेकिन हम लोग किसमें कंसीडर करते हैं उनको, हम लोग उनको भी कंसीडर करते हैं किसमें, सॉलिड में, क्योंकि जब हम फोर्स हटा देते हैं तो वो अपने शेप पे वापस आ जाते हैं। तो ये भी आपको समझना है कि रिजिडिटी क्या होती है, कि रिजिडिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन इन शेप व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज
अप्लाइड, मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा था और ये अपने शेप के चेंज को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, ये अपने शेप को चेंज होने नहीं दे रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ऐसी प्रॉपर्टी कहलाती है रिजिडिटी। तो इसका मतलब सॉलिड के पास रिजिडिटी कैसी है, रिजिडिटी हाई है, इट हैज हाई रिजिडिटी। इसके बाद आती है एक और बात, कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। देखिए रिजिडिटी भी और कॉम्प्रेसिबिलिटी अप्रोक्सीमेटली सेम जैसे हमको दिखते हैं। कोई भी चीज अगर कंप्रेस हो पा रही है, ठीक है, कंप्रेस का मतलब होता है दब पा रही है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज जो हम लोग के पास कभी कभी डस्टर पहले यूज करते थे, तो वो जो स्पॉन्ज होता है उसको हम लोग दबा सकते हैं, और जब उस पर दबाते हैं तो क्या होता है, वो उसमें से उसके अंदर जितनी भी हवा भरी होती है उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और उन पोर्स के अंदर क्या भरी होती है, एयर भरी होती है। जैसे ही हमने स्पॉन्ज को दबाया एयर क्या हो जाती है, पूरी बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब दैट इज कॉम्प्रेसिबल। लेकिन हम लोग फिर भी स्पॉन्ज को क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। स्पॉन्ज की बात करी जाए तो स्पॉन्ज के अंदर छोटे छोटे से होल्स हैं, लेकिन अगर यहां बात करी जाए इसकी, स्पॉन्ज भी सॉलिड है, उसके अंदर एयर होती है, उसमें से हवा निकल जाती है जितनी भी होती है, तो वो भी, लेकिन क्या उसको मानते हैं, दैट इज कॉम्प्रेसिबल, स्टिल दैट इज अ सॉलिड। लेकिन अगर इसकी बात करी जाए तो इसको हम लोग बिल्कुल प्योर सॉलिड बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको कितना भी कंप्रेस कर लीजिए क्या कंप्रेस होगा, हाँ हो सकता है। आप बहुत ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये पिचक के बिल्कुल छोटा हो जाएगा, लेकिन एक कम फोर्स लगाने पे ये जो सॉलिड है ये कंप्रेस नहीं होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी जो होती है इसकी क्या होती है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी हाई, ये नहीं, इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी इसकी लो होती है। कंप्रेसिबिलिटी मतलब होता है एबिलिटी टू रेजिस्ट, या ये कह सकते हैं विच इज कंप्रेसिबल इन नेचर। कंप्रेसिबिलिटी मतलब क्या होता है, जो चीज कंप्रेस हो सके, इसका मतलब उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है। अब क्या ये चीज कंप्रेसिबल है, तो ये कंप्रेसिबल नहीं है, मतलब ये और ये क्या है, दोनों अपोजिट है। जिसकी रिजिडिटी ज्यादा होगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी अपने आप से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो चीज एबिलिटी टू कंप्रेस, एबिलिटी टू डिफॉर्म द शेप, ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डिफॉर्म द शेप after an external by the external force acting on the body. The ability of a body to deform to change its shape when an external force acts on a body is called compressibility. तो कंप्रेसिबिलिटी हमने देखा सॉलिड की कैसी होती है, कम होती है। और रिजिडिटी क्या होती है सॉलिड की, तो रिजिडिटी सॉलिड की क्या होती है, ज्यादा होती है। इसके बाद जो हम लोग को बात करनी है तो काइनेटिक एनर्जी हमने देख ली। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा अभी जब आप लिक्विड और गैस पढ़ेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताऊंगा जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। क्या नाम होता है, इसका नाम होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आप बायो में भी पढ़ेंगे, बायो में भी आपको दो टर्म मिलेंगे, एक मिलेगा डिफ्यूजन और एक मिलेगा ऑस्मोसिस, ठीक है। जो हम लोग आरओ यूज करते हैं वो ऑस्मोसिस पे ही काम करता है, उसमें एक ऑस्मोटिक मेम्ब्रेन यूज होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना होता है, यहाँ पढ़ना होता है डिफ्यूजन। अभी बताता हूं क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने देखा सॉलिड, तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास थे। मैं एक बार फिर से पूरा रिकैप कर देता हूं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या थे, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास थे, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था। उसकी वजह से जो शेप था सॉलिड का वो कैसा था, फिक्स था, साइज भी फिक्स था, वॉल्यूम भी कैसा था, फिक्स था। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ये हो गया। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पेस बहुत कम है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम है दो पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए वो मूव नहीं कर सकते। और क्योंकि वो मूव नहीं कर सकते तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी उनकी कम होगी, बहुत ही कम होगी या नेग्लिजिबल होगी। रिजिडिटी की बात करी जाए, क्योंकि ये अपने शेप को चेंज नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट डिफॉर्म, वी कैन नॉट डिफॉर्म इट्स शेप by the fractional force acting on the body by applying any force on it, so they are having high rigidity। और rigidity का उल्टा क्या होता है, compressibility। मतलब जो बॉडी कंप्रेस हो सकती है, जो बॉडी का शेप चेंज हो सकता है, which has the ability to deform its shape by the external force, that body is called compressible। और क्योंकि ये compressible नहीं है इसलिए इसकी compressibility क्या होती है, बहुत कम होती है। इसके बाद हमने अभी आपको बताया कि जब इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हमने इसको हीट किया और इसका टेम्परेचर क्या किया, बढ़ाया। जब इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, होगा ये कि सॉलिड जो होगा उसके पार्टिकल्स, अभी हमने बताया था, वाइब्रेट करने लग जाएंगे। और क्योंकि पार्टिकल्स वाइब्रेट करने लग जाएंगे, उन वाइब्रेशन की वजह से इन दो पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड बनी होगी वो बॉन्ड टूट जाएगी। जो बॉन्ड बनी होगी वो वीक हो जाएगी या वो बॉन्ड टूट जाएगी। और क्योंकि वो बॉन्ड टूट जाएगी जिसकी वजह से ये
दूर इनको स्पेस मिल जाएगी और ये क्या होने लग जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे। तो बॉन्ड ब्रेकेज का काम कौन करता है, बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर एक पहला ऐसा फैक्टर है जिससे हम लोग किसी भी सॉलिड को किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट इनटू अनदर स्टेट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, हमको किधर से किधर जाना है, हमको जाना है सॉलिड से लिक्विड में। तो सॉलिड से लिक्विड में जाने का तरीका क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो आई होप इतनी बात आप लोग को समझ में आ रही है कि इसमें वाइब्रेशंस हुआ, वाइब्रेशन से बॉन्ड टूट गई, बॉन्ड टूटने से ये जो बिखर गए और बिखरने से क्या हुआ, इनको स्पेस मिल गई पूरी, और स्पेस मिलने से वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। चलिए ठीक, तो हम बात करते हैं अब लिक्विड की। सॉलिड हो गया, अब सॉलिड के बाद हम बात करेंगे किसकी, सॉलिड के बाद बात करेंगे हम लोग लिक्विड की। लिक्विड मतलब क्या होता है, लिक्विड एक चीज होती है और एक चीज होती है फ्लूइड, ठीक है। तो लिक्विड क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, ये बता देता हूं। तो फ्लूइड देखिए, ये दोनों जो होते हैं ये फ्लूइड होते हैं, फ्लूइड होते हैं। फ्लूइड का क्या, फ्लूइड मतलब क्या होता है, एनीथिंग व्हिच कैन फ्लो, जो चीज फ्लो कर सकती है, फ्लो से ही बना है फ्लूइड। तो जो चीज फ्लो कर सकती है उसको क्या बोलते हैं, फ्लूइड बोलते हैं। हमारे पास लिक्विड है और गैस है। अभी आपने देखा कि सॉलिड का हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। और ये जरूरी नहीं है कि कुछ कोई भी टेम्परेचर पे कन्वर्ट हो जाए, कुछ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है और वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, तो आप कहेंगे द टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ठीक है। लेकिन सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड हमेशा इतना ही नहीं, आगे भी लिखना होगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हम लोग के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रही है, उसी एटमॉस्फेयर उसी प्रेशर पे जब हम लोग एक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं सॉलिड को, और वो सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम लोग, उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। तो हमने सॉलिड को हीट किया, सॉलिड को टेम्परेचर प्रोवाइड किया, और कैसा टेम्परेचर प्रोवाइड किया, मेल्टिंग पॉइंट तक का टेम्परेचर प्रोवाइड किया। सॉलिड की बॉन्ड टूटी, सॉलिड की बॉन्ड टूटी तो क्या हुआ, पार्टिकल जो थे वो बिखर गए, पार्टिकल्स को स्पेस मिल गई, पार्टिकल्स को ज्यादा जगह मिली, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, ठीक है। तो वो क्या बन गया, वो बन गया लिक्विड। तो देखिए लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं बताता हूं, और लिक्विड की हमको फिर प्रॉपर्टीज पढ़नी होगी कि लिक्विड में प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो देखिए, ये हमारे पास मान लीजिए फिर से एक कंटेनर है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हैं। ये हमारे पास लिक्विड है और ये क्या है, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अब लिक्विड के पार्टिकल्स आप देख पा रहे हैं सॉलिड के कंपैरिजन में, ठीक है। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि लिक्विड के पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे गोल गोल बनाए हैं, दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। और हम लोग देख सकते हैं कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, ये स्पेस आप देख रहे हैं, तो ये जो स्पेस है, दिस इज व्हाट, दिस इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इन लिक्विड्स इज मोर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। इसी कारण, इसी चीज की वजह से क्या होता है, इनके पास फिक्स्ड शेप नहीं होता। फिक्स्ड शेप, दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप, इनके पास फिक्स्ड शेप नहीं होता, ठीक। ये क्या करते हैं, आप लिक्विड को जहां डाल देंगे, जिस भी कंटेनर में डालेंगे, वो उस कंटेनर का शेप ले लेंगे। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर को आप मान लीजिए कटोरी में डाल दें, आप बाउल में डाल दें, आप ग्लास में डाल दें, आप मान लीजिए आपने क्या किया, आपने उस कप में डाल दिया। तो जहां भी आप उस लिक्विड को डालेंगे, उस वाटर को डालेंगे, उस एल्कोहल को डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो उस चीज का शेप ले लेगा, ठीक है। तो इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। लेकिन क्या सॉलिड में ये चीज हो सकती है? अब मान लीजिए एक सॉलिड है, यही है, मान लीजिए इसको हमने ग्लास में डाल दिया, क्या ये इसका शेप चेंज होकर गोल हो जाएगा? क्या ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप नहीं था, लेकिन लिक्विड के पास फिक्स्ड शेप होता है। दूसरी चीज आप देखेंगे तो इसके बाद फिक्स्ड शेप तो नहीं है, लेकिन इसका फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर है। वॉल्यूम इसका क्या है? वॉल्यूम इसका फिक्स्ड रहता है। 1 लीटर पानी है तो आप उसको कहीं भी डाल दीजिए, आप ग्लास में डाल दें, आप बॉटल में डाल दें, आप किसी बाल्टी में डाल दें, आप कहीं भी डालेंगे उस 1 लीटर पानी को, तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा? 1 लीटर ही रहेगा, बदलेगा नहीं। इसका मतलब उसके पास फिक्स्ड शेप तो है, लेकिन इसका पास फिक्स्ड शेप नहीं है। डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लेकिन क्या होता है? फिक्स्ड वॉल्यूम इसके पास होता है। तो ये हो गई 2 प्रॉपर्टीज। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? दे हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ
सॉलिड। सॉलिड में मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या थी, कम थी, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है, ज्यादा होती है। मींस द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स। और इसी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस की वजह से क्या होगा, इनको मोशन करने को मिल जाएगा। ये मूव कर रहा है बढ़िया आराम से, सभी लोग आराम से क्या कर पाएंगे, मोशन कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे। और क्योंकि वो मोशन कर पा रहे हैं उसकी वजह से उनके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, कौन सी एनर्जी आएगी, उनके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक होंडा आपने देखी है ना, काइनेटिक, काइनेटिक मतलब मोशन। तो जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो उस एनर्जी, जो एनर्जी पोजेस होती है उस बॉडी के पास में, उसको कौन सी एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो इन पार्टिकल्स के पास कैसी एनर्जी आ गई, इन पार्टिकल्स के पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। तो हमने देखा कि इनके पास फिक्स्ड शेप नहीं था लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम था। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या था, लिख देता हूं यहां पे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। आप लोग लिखते रहिएगा, जितने लोग कॉपी लेके बैठे हैं बहुत अच्छी बात है, जो लोग नहीं लेके बैठे हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी लेके बैठ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या रहती है इनकी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या रहती है, कम रहती है। अब बात करी जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मोर एज कंपेयर टू किसके कंपैरिजन में, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये बताइए, जब ये पार्टिकल्स दूर दूर थे, इसका मतलब क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है कि कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब पार्टिकल्स पास में होंगे, क्यों पास में है, क्योंकि उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, ज्यादा था। लेकिन जब पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, इसका मतलब क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, तो वो कर तो पा रहे हैं लेकिन बहुत कम कर पा रहे हैं। मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। मींस दे हैव लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन लेस एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो सॉलिड्स में ज्यादा होता है, लिक्विड में कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बाद एक और बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात। इसके बाद डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी बहुत जरूरी चीज है। डेंसिटी क्या होता है, अभी हमने बताया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। पिछले लेक्चर पे हमने बहुत डीप में बताया था डेंसिटी को, आप फिर से देखिएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग रूप में भी बताया था उसको। तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक छोटे से वॉल्यूम में जितना मास रखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी। डेंसिटी सबसे ज्यादा देखी जाए, हमने सॉलिड में डेंसिटी नहीं बताई थी, भूल गए थे, ठीक है। तो डेंसिटी सॉलिड्स में क्या होती है, सॉलिड्स में डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। डेंसिटी का मतलब होता है घना, कोई भी चीज कितनी घनी है, दैट इज कॉल्ड इट्स डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा घना कौन होता है, ऐसे घना जंगल है और किसी जगह एक पेड़ लगा हुआ है, तो कहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, जो घना जंगल है वहां डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां एक पेड़ लगा है वहां डेंसिटी क्या होगी, वहां डेंसिटी बहुत कम होगी। तो ये क्या है, ये घना जंगल है, सॉलिड क्या है, घना जंगल है, तो इसमें डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। लिक्विड में क्या है, लिक्विड में आप देख पा रहे हैं कि वॉल्यूम उतना ही है लेकिन पार्टिकल्स क्या हो गए, पार्टिकल्स कम हो गए। पार्टिकल्स कम हो गए, उनको स्पेस ज्यादा मिल गई, स्पेस ज्यादा मिल गई तो मास देखा जाए इन पार्टिकल्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और क्योंकि मास कम हो गया, वॉल्यूम सेम रहा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी भी कम हो जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, डेंसिटी विल बी लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स। डेंसिटी कम मत लिखिएगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस, ऐसा हमेशा नहीं होता, ठीक है। कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। तो हमको क्या लिखना है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। आगे आते हैं हम लोग। तो डेंसिटी हम लोग ने काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करी, तो देखिए डेंसिटी हो गया। डेंसिटी के बाद आते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी। तो आप देख पा रहे हैं इसके पार्टिकल जो हैं वो सॉलिड से ज्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं। सॉलिड में क्या हो रहा था, सिर्फ अपनी पोजीशन पे वाइब्रेशन हो रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, स्पेस मिल गई इसको, और क्योंकि स्पेस मिल गई तो ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। मतलब इनके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। किसके रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर with respect to that of solids या as compared to that of solids। तो हमने ये बात करी लिक्विड्स की। तो लिक्विड में आपने देखा, लिक्विड में हमने सबसे पहले बताया कि डज नॉट हैव फिक्स्ड शेप, लेकिन इसके पास क्या होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ठीक है। शेप फिक्स नहीं होता बट दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आप देख रहे हैं बहुत कम है, लेकिन एज कंपेयर टू सॉलिड्स दे आर मोर, ठीक।
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी जाएगी तो इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, लेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स होता है। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इनकी कम होती है। क्यों कम होती है वो भी मैंने आपको बताया। काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। अब देखिए यहां पे एक बहुत जरूरी टर्म आता है क्योंकि हमको पता होना चाहिए यहीं पे कि व्हाट इज डिफ्यूजन। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास, चलिए इसको मिटा देता हूं, आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे, देख लिया होगा, मिटा देते हैं इसको क्योंकि डिफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिफ्यूजन हमेशा पूछा जाता है और डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है ये भी पूछा जाता है, इसलिए डिफ्यूजन बहुत जरूरी है, सही से आप लोग इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोई कंटेनर है, ठीक, एक कोई कंटेनर था, हमने क्या किया, हमने बीच में एक वॉल लगा दी, हमने एक बीच में वॉल लगा दी और यहां पे कोई लिक्विड भर दिया, ठीक है, मान लेते हैं यहां भर दिया हमने वाटर, ठीक, यहां भर दिया कोई दूसरा लिक्विड, भर दिया मान लीजिए इंक, पेन की क्या भर दी हमने, इंक भर दी, ठीक। अभी दोनों आराम से अलग अलग थे, ये अलग अपना बैठा था, ये अपना अलग बैठा हुआ है। हमने क्या किया, इस वॉल को हटा दिया, इस वॉल को जैसे ही रिमूव करेंगे, इस वॉल को जैसे ही ऊपर खींच लेंगे, होगा क्या, होगा ये कि जो वाटर होगा, वाटर इंक में तुरंत जाके मिक्स हो जाएगा और जो वाटर है उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब वहां पे क्या हो गई, दोनों में इंटर मिक्सिंग हो गई और वो भी अपने आप हुई, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, हमने सिर्फ उस जो हमारे पास जो चैम्बर था, जो बीच में एक सेपरेशन बाउंड्री थी, उस बाउंड्री को हटाया और दोनों लोग अपने आप में क्या हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑन इट्स ओन। अपने आप से जब दो सब्सटेंस मिक्स हो जाते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन, ठीक। अब मान लीजिए हम ये कहते हैं कि ये इंक था और ये वाटर था, मान लेते हैं बदल देते हैं, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, हम इसको बदल देते हैं और फिर वही चीज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आयरन है, ये क्या है, दिस इज आयरन, आयरन मतलब लोहा है, लोहा तो आप लोग जानते होंगे, आयरन तो जानते होंगे। और ये मान लेते हैं ये हमारे पास कॉपर है, ये क्या है, कॉपर है, कॉपर भी आप जानते होंगे, कॉपर को हिंदी में क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर का होता है कॉपर। आयरन का कलर क्या होता है, आयरन को कोई वैसा कलर नहीं होता, आयरन ग्रे कलर का होता है, ठीक है। आपने बहुत सारी चीजें आयरन पे पढ़ी भी होगी शायद, ठीक। तो अब मान लीजिए हमने क्या किया, हमने इसको हटाया, हमने इस चैम्बर को हटा दिया, इस बाउंड्री को फिर से हटाया, क्या इंटरमिक्सिंग होगी दोनों की, क्या इंटरमिक्सिंग ऑन इट्स ओन हो जाएगी दोनों की, तो इंटरमिक्सिंग ऑन इट्स ओन अब नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि दोनों सॉलिड्स हैं। दो सॉलिड्स में इंटरमिक्सिंग होती है लेकिन बहुत कम होती है या नेग्लिजिबल होती है, मतलब डिफ्यूजन कैन नॉट अकर इन सॉलिड्स। डिफ्यूजन सॉलिड्स में कहां हो पा रहा, नहीं हो पा रहा है, ठीक। लेकिन आपने देखा था लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है और क्या होता है, ज्यादा होता है। तीसरे केस में हमने क्या किया, डिफ्यूजन तो आप लोग को पता चल रहा होगा डिफ्यूजन क्या होता है, हमको तो ऐसी उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही है पूरी बातें, क्योंकि बहुत आसान सा चैप्टर है, इसमें कुछ कठिन है ही नहीं। फिजिक्स थोड़ा सा बच्चों को कठिन लगता भी है क्योंकि फिजिक्स में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल होते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल का तरीका जो हम बताते हैं बहुत आसान होता है, न्यूमेरिकल भी बहुत आसानी से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें, समझिए। तीसरे केस में हमने क्या किया, पहले केस में हमने किया कि लिक्विड लिया था, दो लिक्विड्स लिए थे, सेपरेट किया था चैम्बर से और दोनों मिक्स हो गए थे। आपने देखा था दूसरे केस में हमने सॉलिड लिया था, दो सॉलिड्स लिए, इधर इधर रखा, सेपरेट किया, दोनों को मिक्स किया, दोनों मिक्स नहीं हुए। अब लेते हैं गैस, क्या लेते हैं, गैस लेते हैं। मान लीजिए यहाँ कोई गैस प्रेजेंट है, ठीक, मान लेते हैं यहाँ प्रेजेंट है, हमारे पास कोई भी गैस ले सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हाइड्रोजन ले लिया, ठीक। यहाँ पे भी कोई गैस प्रेजेंट होगी, यहाँ कोई भी गैस मान लेते हैं नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ठीक। क्या होगा, जैसे ही हम इस चैम्बर को हटाएंगे ये दोनों गैस क्या हो जाएंगी, आपस में कंबाइन हो जाएंगी, ये दोनों गैस क्या हो जाएंगी, आपस में कंबाइन हो जाएंगी, मतलब दोनों आपस में इंटर मिक्स हो जाएंगी। और इनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा, इनका जो जितनी जल्दी मिक्स हो जाएंगी, तो कौन सबसे जल्दी मिक्स हो जाएगा, तो सॉलिड बिल्कुल भी नहीं मिक्स होते, लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन थोड़ा कम होता है, गैसेस का रेट ऑफ डिफ्यूजन आपने तुरंत हटाया और तुरंत जाके वो भम से मिक्स हो गए, तो तुरंत मिक्स होने का काम कौन करेगा, तुरंत मिक्स होने का काम करेगा गैस, ठीक है। तो हमारे पास जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड में बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, लिक्विड्स में रेट ऑफ डिफ्यूजन
तेज होता है, फास्ट होता है, और जो गैसेस में होता है, गैस जो रेट ऑफ डिफ्यूजन करता है, दे आर एक्सट्रीम, दे आर एट एक्सट्रीम लेवल, दे आर मोर फास्टर एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। ये डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है, ये भी समझ लीजिए। तो ये डिफ्यूजन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। आपने देखा होगा, मान लीजिए आपके घर में छोला बन रहा है, आपके घर में कोई बढ़िया पकवान बन रहा है, और उसकी खुशबू आप जब देखेंगे तो 2-3 कमरों तक चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे पास जो चीज पक रही है उसका टेम्परेचर क्या है, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो जो गैस वहां से उड़ रही है वो हमारी नाक तक, हमारे सेंसेस तक बहुत आसान तरीके से पहुंच जाएगी। इसका मतलब उसका डिफ्यूजन क्या हो गया, डिफ्यूजन उसका बढ़ गया विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लेकिन मान लीजिए वही खाना, सेम वही खाना हमने बाहर निकाला और बाहर रख दिया और ठंडा हो गया, क्या उस ठंडे खाने की खुशबू आ पाएगी हमारे तक? तो उस ठंडे खाने की खुशबू हमारे तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या हो गया, उसका टेम्परेचर कम हो गया। तो वो एयर में उसका जो, उससे जो गैसेस निकल रही हैं वो एयर में इंटरमिक्स नहीं हो पा रही हैं। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के बारे में भी हमने बताया, पूछा जाता है कि ऑन व्हाट फैक्टर डिफ्यूजन डिपेंड्स। तो डिफ्यूजन किस पे डिपेंड करता है? डिफ्यूजन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक, अब बात आती है गैसेस की। तो सॉलिड्स हो गया, लिक्विड्स हो गया, और आखिरी जो टॉपिक आता है हमारे पास स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो क्या होता है? गैसेस होता है। अभी चैप्टर नहीं खत्म हो रहा है, ये सिर्फ अभी बेसिक्स हैं, ठीक है। इसके बाद अभी कन्वर्जन में बताऊंगा, इसके बाद आपको लेटेंट हीट बताऊंगा, फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब चीजें देखेंगे। टेम्परेचर कन्वर्जन्स देखेंगे, कुछ स्केल्स देखेंगे। स्केल्स में हम लोग सेल्सियस स्केल देखेंगे, फ़ारेनहाइट स्केल देखेंगे, केल्विन स्केल देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें बची हुई हैं, और जो ये सब चीजें हैं मैं थोड़ा सा और ज्यादा एनसीईआरटी से भी बता सकता हूँ। मैं स्केल्स आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। स्केल्स में जब आप एनसीईआरटी देखते हैं तो आपको सिर्फ 2 स्केल्स मिलती हैं, सेल्सियस स्केल मिलती है और केल्विन स्केल मिलती है। मैं आपको सेल्सियस बताऊंगा, केल्विन बताऊंगा, र्यूमर बताऊंगा, ठीक है, और फ़ारेनहाइट भी बताऊंगा। चलिए फिर आते हैं फिर से अपने इस टॉपिक पे। तो गैस पे आते हैं। तो देखिए, अभी हमारे पास लिक्विड था, हमने क्या किया, लिक्विड का टेम्परेचर चेंज किया, हमने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया। जब लिक्विड का टेम्परेचर, मान लीजिए लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लिक्विड के क्या है, पार्टिकल्स हैं। हमने लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया, कैसे बढ़ाया? कोई भी चीज हमने हीट करी, इसको नीचे से हीट कर दिया और इसका टेम्परेचर क्या हो गया, इसका टेम्परेचर बढ़ गया। जब इसका टेम्परेचर बढ़ा तो क्या होगा, वो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा, ये चीज आपने देखी भी होगी कि आपके पास वाटर है, वाटर को अगर बहुत तेज हीट करते हैं, बॉयल करते हैं, तो एक ऐसा टेम्परेचर मिलता है आपको जिसपे वो भाप बन जाता है, जिसपे वो वेपराइज होने लग जाता है। मींस द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर, water gets converted into water vapor, or we can say that the water gets converted into gaseous state। तो लिक्विड का कन्वर्जन किस में हो गया, गैसेस स्टेट में हुआ। आपसे अगर बोला जाए कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जैसे वहां पे मेल्टिंग पॉइंट था, यहाँ क्या आएगा, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट आएगा। मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या बताया था, मेल्टिंग पॉइंट बताया था द टेम्परेचर एट विच सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड, विच पॉइंट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये भी समझ लीजिए आप। बॉइलिंग पॉइंट होता है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब पूरा काम कहाँ हो रहा है, ये बहुत जरूरी है जानना कि जो पूरा काम हो रहा है इंटर कन्वर्जन वाला, वो किस टेम्परेचर पे हो रहा है। वो टेम्परेचर तो कुछ भी हो सकता है, बट इट इज अकरिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम लोग, उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए वो कन्वर्ट हो गया गैस में। अब गैस क्या होती है, गैस आपको पता है गैस क्या होती है। गैस जैसे नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। इनके पार्टिकल्स कैसे होते हैं ये हमको जानना बहुत जरूरी है। तो इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है, इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगी, देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस लिक्विड से क्या है, ज्यादा है। मींस दे हैव मोर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एज कंपेयर टू दैट ऑफ लिक्विड्स। दूसरी बात करी जाए, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम क्यों होती है ये भी पता होना चाहिए, बिकॉज दे हैव लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या इनके पास फिक्स्ड शेप होगा, तो फिक्स्ड शेप इनके पास कभी नहीं होगा। दे डोंट हैव फिक्स्ड शेप। ना ही इनके पास फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। इनका वॉल्यूम भी क्या होता है, इनका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है।
तो पहली चीज हमने पढ़ी, इट्स देयर वॉल्यूम इज नाइदर फिक्स्ड, दे डोंट हैव आइदर फिक्स्ड वॉल्यूम नॉर दे हैव फिक्स्ड शेप। दूसरी बात पढ़ी, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ व्हाट, ऑफ गैसेस आर वेरी मोर या वेरी लार्ज, दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर, क्या दे हैव लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बिटवीन देम, दे हैव स्मॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो कैसा है, बहुत कम है। अगली बात अगर बात करी जाए तो अगली चीज आती है डेंसिटी की। तो डेंसिटी की जब बात करेंगे तो डेंसिटी क्या होगी इनकी, तो डेंसिटी इनकी क्या हो जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ एटम्स हो गए, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया इज इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम इज लेस, सो इट्स डेंसिटी विल आल्सो बी लेस। बहुत कम घना है ना ये। अब पहले जो था एक क्लास में 40 बच्चे बैठे थे, अगले में एक क्लास में 10 बच्चे बैठे थे, इसमें एक क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं, सिर्फ 5 ही बच्चे बैठे हैं। तो किसमें डेंसिटी कम होगी, इसमें बिल्कुल डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो डेंसिटी इज लीस्ट इन केस ऑफ गैसेस। काइनेटिक एनर्जी की बात करी जाए तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पूरा स्पेस मिलना है, जिसको जहां मन करे घूमे, जितना तेज मन करे घूमे, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, ये घूमते भी बहुत तेजी से, मतलब दे कैन मूव एट वेरी लार्ज स्पीड्स। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी गैस की क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी गैस की ज्यादा होती है इसी वजह से, और काइनेटिक एनर्जी लिक्विड्स के पास भी होती है इसी वजह से, जो सॉलिड्स और जो लिक्विड्स और जो गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं, ये टकराती हैं। इन वॉल से क्या होती हैं, ये टकराती हैं। वॉल्स, ये जो वॉल्स है, बाउंड्री है, इस बाउंड्री से क्या होंगी, ये जो पार्टिकल्स हैं इन बाउंड्री से क्या करते हैं, टकराते हैं। इसी वजह से द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर, ये क्या करते हैं, ये प्रेशर को एक्सर्ट करते हैं किस पे, ऑन दी बाउंड्रीज। जो बाउंड्री है, जो बाहर बाउंड्री बनी हुई है, उस पे क्या करते हैं, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द गैसेस एक्सर्ट्स प्रेशर। तो गैस क्या करेगी, गैस प्रेशर को एक्सर्ट करेगी। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा कि प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और इसको जब डिफाइन किया जाता है तो लिखा जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब एक छोटे से एरिया पे जो फोर्स लगा उसको कैसे नापते हैं, उसको नापते हैं प्रेशर से। और प्रेशर की यूनिट क्या होती है, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल। क्या यूनिट होती है प्रेशर की, प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल, या ऐसे भी बोल सकते हैं ये न्यूटन होता है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या बन गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपने देखा कि जो लिक्विड्स हैं, जो फ्लूइड्स हैं, दे एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द बाउंड्रीज ऑफ दैट कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो काइनेटिक एनर्जी देखी। अब कंप्रेसिबिलिटी और रिजिडिटी की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा रिजिड कौन था, रिजिडिटी की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा रिजिड कौन है, सबसे ज्यादा रिजिड वो था जिसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा था, जिनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थी बहुत कम थी, और वो कौन था, सॉलिड्स। तो सॉलिड्स हैव मैक्सिमम रिजिडिटी, लिक्विड्स हैव रिजिडिटी लेसर देन सॉलिड्स, गैसेस हैव लीस्ट रिजिडिटी, गैसेस के पास रिजिडिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। ठीक, इसके बाद अगर बात करी जाए रिजिडिटी के बाद कॉम्प्रेसिबिलिटी की, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी आपने देखा था सबसे कम किसकी थी, सॉलिड्स की, क्योंकि उनको कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। कंप्रेस किसको कर दिया, लिक्विड्स को कंप्रेस कर दिया। और सबसे ज्यादा कंप्रेस किसको कर सकते हैं, तो वो है गैस। ठीक है, आपने कंप्रेस्ड वर्ड एक जगह सुना होगा, ऑटो चलती हैं यहाँ पे बहुत सारी, और उसका क्या नाम है, उसका नाम है CNG। क्या नाम है, CNG। अब ये क्या है, दिस इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये क्या है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, मतलब ये गैस थी, ये जो नेचुरल गैस थी, नेचुरल गैस मतलब होता है मेनली मीथेन। नेचुरल गैस क्या होती है, मीथेन होती है। मीथेन का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। क्या फॉर्मूला होता है, CH4, दिस इज मीथेन। तो CNG में क्या प्रेजेंट होती है, मेनली मीथेन प्रेजेंट होती है। अब देखिए गैस है, अब गैस को, अब मान लीजिए हमारे पास इतना बड़ा कमरा है, इस कमरे में क्या गैस की बहुत ज्यादा मास को भर सकते हैं, तो बहुत ज्यादा मास इस कमरे में नहीं भर सकते। एक छोटा सा सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरने लग गए तो गैस बहुत कम मात्रा में भर पाएंगे। क्यों, क्योंकि गैस की डेंसिटी क्या होती है, गैस की डेंसिटी बहुत ही कम होती है। ठीक है, लेकिन अगर उसी सिलेंडर के अंदर लिक्विड भरना है तो वो ज्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं, हम गैस को कंप्रेस कर देते हैं। तो जब गैस को कंप्रेस करते हैं तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। इसीलिए उसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस किस फॉर्म में होगी, गैस है तो वो गैस, लेकिन अंदर जब भरी हुई है किसी भी चीज के,
वो किस फॉर्म में भरी होती है, वो भरी होती है लिक्विड के फॉर्म में। इसी तरीके से एक और चीज आपने देखी होगी, एलपीजी जो घरों में यूज होता है सिलेंडर, उसको बोलते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यहां पे भी देखिए वही चीज करी गई, क्या किया गया, लिक्विफाई मतलब हमने गैस को प्रेशर लगाया, गैस पे क्या लगाया, प्रेशर लगाया, तो गैस किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब हमको ये पता चला कि टेम्परेचर भी एक फैक्टर था जिससे हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और दूसरा फैक्टर जो मिला वो क्या मिला, वो मिला प्रेशर। तो दो फैक्टर्स होते हैं जिससे एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज हो सकती है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर। ठीक है, तो अगले टर्न पे जो हम लोग बताएंगे आपको, तो एलपीजी थोड़ा सा बताया, तो एलपीजी क्या होता है, इतनी देर बैठ गए आप लोग तो थोड़ी देर और बैठ जाइए, तो थोड़ी देर और सुन लीजिए इसको। एलपीजी होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगर आपसे पूछा जाए इसमें कौन कौन सी मेनली गैस भरी होती है, तो इसमें दो गैसेस होती हैं, एक होता है प्रोपेन और एक होता है ब्यूटेन। एक होता है प्रोपेन और एक क्या होता है, ब्यूटेन। फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है, वैसे इसका C3H8 होता है, इसका C4H10 होता है, कोई मतलब नहीं इसको आपको जाने के लिए अभी। एलपीजी का अगर आपसे ऑर्डर पूछा जाए, इसकी स्मेल पूछी जाए, तो इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, एलपीजी में कोई स्मेल नहीं होती है। लेकिन आप तो कहेंगे सर वो तो स्मेल करता है, तो उसमें स्मेल नहीं होती, वो स्मेल होने के लिए स्मेलिंग एजेंट डाला जाता है, और वो क्या होता है, वो इथाइल मर कैप्टन होता है, इथाइल मर कैप्टन होता है। ठीक है, तो शायद आपको ये बात ना पता हो अभी तक कि ऑर्डर के लिए क्या डाला जाता है। ऑर्डर के लिए एलपीजी में हम लोग डालते हैं इथाइल मर कैप्टन। इसलिए डालते हैं क्योंकि मान लीजिए कहीं लीकेज हो, तो लीकेज का हम लोग पता लगा सकें कि हाँ लीकेज हो रही थी। ठीक है, तो ये हमारा एलपीजी है। एलपीजी में भी हमने क्या किया, हमारे पास गैस थी और हमने क्या कर दिया, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको सिलेंडर में भर दिया। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको समझ में आई है बात, तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमको पता चल सके कितने यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट्स बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। और अगले टर्न पे हम लोग आपके लिए टेम्परेचर स्केल्स लेके आएंगे, कुछ टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे, कुछ हम लोग बात करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ वन स्टेट टू अदर स्टेट के बारे में बात करेंगे, कुछ हम लोग बात करेंगे बॉइलिंग पे, कुछ बात करेंगे इवापोरेशन पे, कुछ बात करेंगे वेपोराइजेशन पे, लेटेंट हीट की बात करनी है, और फिर कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। तो सभी लोग पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए और बने रहिए हम लोग के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।